सी अंजलि जैन क्लासेस गाइस, यू आर रेडी टू मेक ऑडिट इजी। सो हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया था अपॉर्चुनिटीज का पार्ट। तो अपॉर्चुनिटीज में भी वी हैव फोर सब पार्ट्स, राइट। तो उन फोर सब पार्ट्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी गेट द अपॉर्चुनिटी, तो उसमें पहला रीजन था कि इंडस्ट्री एंड एंटिटीज के जो ऑपरेशंस है वो उस तरीके से डिजाइन है या कुछ सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को मिल जाती है फ्रॉड करने का। हम फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे ड्यू टू प्रेशर इंसेंटिव एक साइड। अब बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी पार्ट वन हम देख ही चुके हैं। अब हम पार्ट टू थ्री फोर एक ही वीडियो में पूरा वाइंड अप करने का कोशिश करेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द रैशनलाइजेशन। एंड रैशनलाइजेशन का थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी थी। तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम वी शुड स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। तो सबसे पहले ऊपर हमने पढ़ा था एंटिटी एंड इंडस्ट्री का ऑपरेशन ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। अब आपको ये पता है कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को ओवरसाइट करता है। मैनेजमेंट किसको ओवरसाइट करता है? एम्प्लॉइज को ओवरसाइट करते हैं। लाइक मैनेजमेंट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज। हालांकि मैनेजमेंट इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट स्टिल अपने पास हायरार्की लेवल्स होते हैं ना, तो मैनेजमेंट अपने नीचे वालों को क्या करती है? सुपरवाइज करती है। तो उसमें अपना पहला पॉइंट है डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप। मैनेजमेंट का जो डोमिनेशन है वो किस पर है? या तो सिंगल पर्सन पे है या फिर स्मॉल ग्रुप पे है विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल। अब इसका रियल एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग क्या होगा? क्योंकि ये तो उन्होंने एक स्ट्रेट पॉइंट बना के दे दिया है कि डोमिनेशन कर रही है मैनेजमेंट किसके ऊपर? सिंगल पर्सन के ऊपर या स्मॉल ग्रुप, राइट। तो इसका हम मीनिंग समझते हैं विद आर नोट एज यूजुअल। द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। मैनेजमेंट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। किस वजह से? डोमिनेशन बाय द सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप। या तो आपको डोमिनेट कर रहा है सिंगल पर्सन या फिर स्मॉल ग्रुप। तो डोमिनेशन का क्या मतलब है? डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल। तो अकाउंटिंग करना, अप्रूवल लेना, फाइनेंस ऑपरेशन है, ये डोमिनेट हो रही है किसकी वजह से? वाई ये डेंजरस क्यों है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक्सेसिव पावर इन वन हैंड। एक ही हैंड में सारी पावर है, मतलब कि एक ही इंसान के पास सारी पावर है कि अकाउंटिंग भी वही करता है, अप्रूव भी वही करता है, फाइनेंस भी वही देखता है, ऑपरेशंस भी वही देखता है। तो जब आपके पास सारे ही राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड यू हैव द पावर, तो वहां पे आप क्या कर जाते हो? डोमिनेट कर जाते हो। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि आपके पास क्या आ गई है? एक्सेसिव पावर इन दी हैंड, रिकॉर्डिंग की भी, अप्रूवल की भी, फाइनेंस की भी, ऑपरेशन की भी, डिसीजन मेकिंग की भी। तो कंट्रोल्स कैन बी ओवर रिडन। अब सब कुछ ही आपके पास है तो आप कंट्रोल्स को क्या कर सकते हो? ओवरराइड। आपने ये भी सुना होगा कि कंपनी लोगों को रोल से रोटेट करती रहती है। रोटेट करने का पर्पस ही क्या होता है? रोटेट करने का पर्पस ये है कि अगर एक इंसान लंबे समय तक एक ही काम में रह गया तो उसको सारे लूप होल्स पता चल जाएंगे। और सारे लूप होल्स उसको जैसे ही पता चल जाएंगे, ही विल बी एबल टू ओवरराइड दोज लूप होल्स इन द कंट्रोल, राइट। लॉजिकल है। फिर उसके बाद फ्रॉड कैन रिमेन हिडन। और फ्रॉड क्या हो सकता है? हिडन ही रह सकता है, अनडिस्क्लोज रह सकता है। एम्प्लॉयज में फियर रिपोर्टिंग इश्यूज। एम्प्लॉयज फियर कर सकते हैं रिपोर्टिंग इश्यूज। अगर एक ही इंसान के हाथ में सारी चीजें हैं तो वही माई बाप है आपका, राइट। तो उससे आप क्या ही बोलोगे? किसी दूसरे इंसान को बोलते और वो हायर अथॉरिटी को अप्रोच करता तो बात था, बट यहाँ तो काम ही एक इंसान के पास है, शिकायत करो तो किससे करोगे? एम्प्लॉयज में फियर रिपोर्टिंग इश्यूज। फिर एक कंपनसेटिंग कंट्रोल्स क्या होता है? हेडिंग में हमने पढ़ा था ना कि विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स। कंपनसेटिंग कंट्रोल्स क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेफ गार्ड टू रिड्यूस द रिस्क। ऐसे सेफ गार्ड्स लगाना चाहिए जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो सके, बट वो हमारे पास नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है। तो एक्स्ट्रा सेफ गार्ड टू रिड्यूस द रिस्क। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिव्यू। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिव्यू होना चाहिए था। इंटरनल ऑडिट्स होनी चाहिए, मेकर चेकर सिस्टम होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का पार्ट अगेन, और ऑडिट कमेटी का ओवरसाइट होना चाहिए। ऑडिट कमेटी मैंने अगेन बताया था सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इफ एप्लीकेबल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश एन ऑडिट कमेटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये था अपना पार्ट किसका? डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप।
ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये ऐसे 240 वाला मैनेजमेंट नहीं है, ये क्या है, ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी है इस मैनेजमेंट का मतलब, राइट। स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, बट नाउ आई एम क्लियर। आप देख रहे हो कि मतलब आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसमें मैं इस छोटे से पॉइंट पे कंफ्यूज हो गई, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि ऑफ ऑपरेशन बाय अ सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ पे सारे ऑपरेशंस वही देख रहा था, और डेंजरस इसलिए है क्योंकि कंट्रोल ओवरराइड हो सकते हैं, फ्रॉड हिडन रह सकते हैं, और एम्प्लॉयज में फियर दी रिपोर्टिंग इश्यूज। एंड कंपनसेटिंग कंट्रोल्स होते हैं कि विदाउट एनी कंपनसेटिंग कंट्रोल सेफ गार्ड्स लगाना चाहिए था जो कि रिड्यूस कर सकते थे रिस्क को, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिव्यू हो सकता था, इंटरनल ऑडिट हो सकती थी, मेकर चेकर सिस्टम लग सकता था, ऑडिट कमेटी बन सकती थी, बट ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू commit the fraudulent financial reporting. Then we have ineffective oversight by the TCWG. अभी हमने बात किया था कि ऑपरेशंस का जो कंट्रोल है वो सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप के हाथ में है, इसलिए अपने पास अपॉर्चुनिटी आ गई। अब हम बात करें ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी और द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। यानी कि अब जो अपना टीसीडब्ल्यूजी है, हायर अथॉरिटी है, वो भी क्या है, इनइफेक्टिवली सुपरवाइज करती है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। वैसे कि किस तरीके से टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है उसका मैंने अलग से 30 मिनट का एक वीडियो आपको बना के दे रखा है, कोई ना कोई पार्ट आपको मिल ही जाएगा ऐसे का, राइट। तो वहां से आप समझ सकते हो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी, बट ये अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करता है हम उसकी बात करेंगे। तो इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय द टीसीडब्ल्यूजी, इसकी क्योंकि मैं इसको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने ना डायरेक्ट एग्जांपल उठाया है। टीसीडब्ल्यूजी का इनइफेक्टिव ओवरसाइट कैसे है कि जब भी कोई टीम मीटिंग्स होती है तो वहां पे वो रेयरली मिलते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ने बोला कि सर ये ना 10 CR का खर्चा होगा, लोन वोन वगैरह प्रोसेस कराना था 10 CR का, तो उसमें हमारा जो लोन प्रोसेसिंग फीस है वो बन रही है 20 lakhs की, तो आप इसको अप्रूव कर दो। उसने देखा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट साइन मार दिया। फिर उसके बाद डोंट रिव्यू आईसी। टीसीडब्ल्यूजी इंटरनल कंट्रोल्स को भी रिव्यू नहीं करता है एंड इग्नोर करता है ऑडिटर की वार्निंग को, और ऑडिटर ने जितने भी ऑडिट फाइंडिंग्स निकाली होते हैं उसको ठीक नहीं किया जाता, करेक्ट नहीं किया जाता, तो ऑडिटर की वार्निंग्स को भी क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव। मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग इफेक्टिव नहीं है, जिसमें कि हमने ऑपरेशन बाय वन सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप डोमिनेशन का एग्जांपल देख लिया, एंड उसके बाद ओवरसाइट देख लिया टीसीडब्ल्यूजी विच इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट अपने पास है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, दैट्स व्हाई आई टोट कि मुझे एक ही पार्ट में इसको कवर करा देना चाहिए। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है या फिर अनस्टेबल है, एज एविडेंस बाय फॉलोइंग। किस वजह से, difficulty in determining organization or individual that have controlling interest in the entity। अब controlling interest के बारे में आपने इंडेक्स 28, इंडेक्स 32 इन सब में पढ़ रखा होगा। इंडेक्स 111 111 मतलब फाइनल के हिसाब से बता रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीए इंटर के अकॉर्डिंग मुझे इसका एएस नंबर याद नहीं है, बट वो कुछ अपने पास ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाँ AS14 हुआ करता है अपने पास, उसमें भी हमें बता रखा होगा। वैसे इंडेक्स का जो ज्ञान है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है, इसलिए सीए फाइनल इज नॉट अ केक वॉक, ठीक है। तो सीए फाइनल में बहुत सारे इंडेक्स है जिसमें बताया जाता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉपर बताया गया है। और उसके बाद AS24 में भी हम इस चीज को देखते हैं, रिलेटेड पार्टीज, इंडेक्स 24 में रिलेटेड पार्टीज वगैरह। तो डिफिकल्टी इन determining the organization or individual that have controlling interest in the entity। एंटिटी में एक्चुअल कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसका है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन उसके डिसीजन ले रहा है, कौन उसके ऑपरेशन को अप्रूव कर रहा है, इसको फाइंड करना, डिटरमिन करना क्या है, डिफिकल्ट है। किस तरीके से बात करते हैं, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग हु कंट्रोल्स द एंटिटी। इस
चीज में हमें डिफिकल्टी हो रही है, ये ट्रेस करने में हमें डिफिकल्टी आ रही है कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंटिटी का एक्चुअल में है किसके पास। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हमारे पास वोटिंग राइट से भी आ सकता है, शेयर एक्सेस में परचेज कर रखे हैं, या फिर मैं केएमपी हूँ कि मैनेजरियल पर्सनल हूँ, या उसके रिलेटिव्स हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हु इज द रियल ओनर, रियल ओनर कौन है, मतलब आपने ओनरशिप की लेयरिंग इतनी ज्यादा बना रखी है कि यू आर नॉट एबल टू ट्रेस। हु कंट्रोल्स द डिसीजन, कौन डिसीजन को कंट्रोल करता है, who ultimately benefits from the transaction, and जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी कौन है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। तो ओनरशिप में भी हिडन थ्रू, ओनरशिप किस तरीके से हाइड की जा सकती है, मल्टीपल कंपनीज हो सकती है, आपने ट्रस्ट बनाई हो सकती है, शेल एंटिटीज हो सकती है, लेयर्ड शेयर होल्डर स्ट्रक्चर हो सकती है। यानी इसका एग्जांपल है अपने पास, जैसे कि कंपनी ए जो है वो क्या है रिलेटेड, कंपनी ए को कौन कंट्रोल करता है, कंपनी बी करती है, कंपनी बी को कंपनी सी करती है, और सी क्या है, इंडियन कंपनी नहीं है, ये ओवरसीज है, राइट, ओवरसीज में। और उसके बाद प्रमोटर फैमिली ट्रस्ट करती है, कंपनी सी को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रमोटर की फैमिली ट्रस्ट, और सी के थ्रू कौन कंट्रोल हो रहा है, बी, और कंपनी ए जिसका हम हाल फिलहाल ऑडिट कर रहे हैं उसको कौन करती है, कंपनी बी। तो यहाँ पे ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि कोई ट्रांजेक्शन अगर इस तरीके की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हुई है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, राइट। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है, प्रमोटर होगा या फिर प्रमोटर की फैमिली होगी। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, नहीं तो लेयरिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और वो भी ओवरसीज लेवल पे होके फिर इंडिया में ओवरसीज, और फिर इंडिया में लेयरिंग होती है, हम पता नहीं लगा पाते इतनी इजीली। तो ये रिस्की क्यों है, वाई इट्स रिस्की, देखो हम ये तो पढ़ लेंगे कि बुलेट पॉइंट, बट हमें ये भी तो समझ आना चाहिए कि क्यों ये रिस्की है और किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैम इन वेरी एलोबरेटिव वे, राइट। तो ये रिस्की किस लिए कि रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में रिमेन अनडिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज रह जाएगी, इतनी मल्टीपल चेन बनी हुई है, अकाउंटेबिलिटी बिकम्स वीक, और अकाउंटेबल कौन होगा किस ट्रांजेक्शन के लिए इसको भी ट्रेस करना मुश्किल है। तो इट वॉज दी डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग हु कंट्रोल्स द एंटिटी, यही बात हमने डिस्कस किया। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बात है यहाँ पे। फिर उसके बाद है ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज और मैनेजरियल लाइन ऑफ द अथॉरिटी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, पहले में हमने बात की थी कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें ट्रेस बैक करना मुश्किल हो रहा है, दूसरे में हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, और अनयूजुअल लीगल एंटिटीज है। अनयूजुअल लीगल एंटिटीज आमतौर पे कंपनीज में इंटरनली पार्टनरशिप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, बट यहाँ पे वो भी है, अभी हम एग्जांपल लेके उसमें मैंने लिया हुआ है तबाइल डिस्कस। और मैनेजरियल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी, और मैनेजरियल लाइंस भी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से ऑडिटर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कनेक्टेड पार्टीज, ओके ये पहले उसमें था, ठीक है, रिलेटेड पार्टी में वही था, रिस्की क्यों है, ऑडिटर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कनेक्टेड पार्टी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड एक्चुअल डिसीजन मेकर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, उसी चीज को मैंने लिखा था। और जो मैं ये लिखवाती हूँ ना वो तुम्हारे समझने के लिए है, पेपर में तो तुम्हें इसी तरीके से एज इट इज बुलेट पॉइंट ही लिखना है, बस हम डिस्कस इस वजह से करते हैं एलोबरेटिव, ताकि जितना हम डिस्कस करेंगे उतना तुम रिटेन कर पाओगे, और जितना रिटेन कर पाओगे उससे कम तुम लिखोगे। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन वेरी एलोबरेटिव मैनर। मैं किसी भी टॉपिक को भगाना नहीं चाहती हूँ, हम आराम से इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इंक्लूड्स अनयूजुअल लीगल एंटिटी और मैनेजरियल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रखा है, नेसेसरी नहीं था तो भी हमने क्या बना रखा है उसको कॉम्प्लिकेट, मल्टीपल तो सब्सिडरी है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप्स भी आ रही है, फिर उसके बाद ऑफ श्योर एंटिटीज भी है, ऑन श्योर भी है, और आपके पास जॉइंट वेंचर्स भी है, और स्पेशल पर्पस एंटिटीज भी है। स्पेशल पर्पस एंटिटीज क्या होती है, ऐसी एंटिटीज जिसको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली स्टैब्लिश किया गया है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट हो जाएगा वो एंटिटी को हम क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एस बी ई भी है। तो वाई फ्रॉड रिस्क इंक्रीज, अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा है, इसमें फ्रॉड रिस्क किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने लॉसेस को हाइड कर सकती है, लाइबिलिटी को इधर उधर चैनलाइज कर सकती है,
मैनिपुलेट कर सकती है प्रॉफिट्स को, ट्रांजैक्शन को कंसील कर सकती है और स्क्रूटनी को अवॉइड कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में कि फ्रॉड कौन सी वाली एंटिटी से हुआ था। एम्प्लॉय themselves may not clearly know, और खुद एम्प्लॉयज भी क्लियरली उन्हें नहीं पता होगा कि हु रिपोर्ट्स टू whom, किसको कौन रिपोर्ट करता है अपना काम, हु हैज अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है, और हु अप्रूव द ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन को अप्रूव करवाने के लिए हमें किसके पास जाना है। तो वीक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट्स फ्रॉड अपॉर्चुनिटी। जब आपकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही, सुपरविजन ही नहीं हो रहा, तो वहां पे वीक अकाउंटेबिलिटी है, यू आर आंसरेबल टू whom यू डोंट नो, तो इससे क्या होगा, फ्रॉड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो यही था अपना नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद है हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी। टर्नओवर मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं है, यहाँ पे आप कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, यू आर सेइंग गुड बाय टू कंपनी। हायर टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, व्हाई इज दिस सस्पिशियस। इस पे जब टर्नओवर इतना ज्यादा है, एम्प्लॉयज बार बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इस पे अपना डाउट तो अराइज होगा ही, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन में इंडिकेट, बार बार रेजिग्नेशन डल रहे हैं लोगों के, तो इसको क्या इंडिकेट किया जा सकता है, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, डिसएग्रीमेंट विद अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो सकती है, आपका व्यू कुछ और है, किसी और का कुछ और है, बट बेयर ऐसे में बेयर इंडेस में वही लिखा है जो आप सोच रहे थे, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अदर पार्टी, तो आप वहां पे रिजाइन डाल रहे हो कि आई विल नॉट फॉलो द अदर एथिकल प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद है गवर्नेंस इशू, गवर्नेंस का इशू है। फिर उसके बाद पॉसिबल फ्रॉड, और फ्रॉड भी हो सकता है, और वहां पे जो जिसने दूरदर्शिता के साथ सोचा हुआ है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि पहले ही निकल जाओ, राइट। वाई लीगल काउंसिल टर्नओवर मैटर्स, अब लीगल काउंसिल की टर्नओवर, लीगल काउंसिल रिजाइन करके जा रही है, वो क्यों मैटर करती है। लीगल एडवाइजर नो, लीगल एडवाइजर को पहले से ही पता है कि लिटिगेशन के रिस्क क्या क्या है, कंप्लायंस इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं कंपनी में, और रेगुलेटरी मैटर्स क्या क्या है। तो डिस्प्यूट क्या, डिस्प्यूट हो सकते हैं, लीगल एक्सपोजर हो सकता है, गवर्नेंस प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब लीगल एडवाइजर को ऑलरेडी कुछ ना कुछ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पता रहेगी, और वो सीवियर हो सकते हैं, इसी की वजह से तो वो छोड़ के जा रहा है। और टीसीडब्ल्यूजी का जो रेजिग्नेशन है वो क्यों मैटर करता है, अभी हमने बात किया था लीगल काउंसिल का, और टीसीडब्ल्यूजी का क्यों करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट, उसको हर एक जने का क्या करना है, सुपरविजन करना है, और वही रिजाइन करके चला जाएगा तो मॉनिटरिंग वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीक, और मैनेजमेंट गेन्स मोर अनचेक्ड पावर। और मैनेजमेंट क्योंकि अब सुपरवाइज नहीं है, तो आंसरेबल भी किसी को नहीं है, तो उसको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू कमिट दी फ्रॉड। तो ये अपना था हायर टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, हायर टर्नओवर सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल, टीसीडब्ल्यूजी, तीनों को ही हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज internal control component are deficient as a result of, internal control components क्या है, deficient है, किस किस वजह से। पहला inadequate monitoring of the control, controls को हम monitor नहीं करते ठीक से, including automatic controls and controls over the interim financial reporting। अब यहाँ पे भी inadequate monitor हो रहे हैं कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स में भी ऑटोमेटेड भी, और इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो कंट्रोल्स लगे हैं वो भी, क्योंकि देखो एक तो एनुअल फाइनेंशियल्स बनते हैं, उनके कंट्रोल अलग होते हैं, एंड जो अपने पास 3 मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, यानी कि इंटरिम क्वार्टर फाइनेंशियल, उसके कंट्रोल्स अलग होते हैं। इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट आर डेफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ inadequate monitoring of the controls. The company may have controls on paper, but nobody checks whether those control are actually working. मतलब पॉलिसी तो बना के रख दिया है, बट उसको फॉलो कोई कर नहीं रहा है। Why fraud remains unchecked? Why fraud risk increases? सबसे पहले तो ये बात करते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स रिमेन अनचेक्ड, एरर कंटिन्यूज अननोटिस्ड, गलतियां हुई है बट उस गलती को कोई देख नहीं रहा है, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम बट नो वन इज वॉचिंग, फ्रॉड रिमेन्स अनडिटेक्टेड, फ्रॉड अनडिटेक्टेड है, एम्प्लॉयज में बाईपास द प्रोसीजर, और क्योंकि मॉनिटरिंग सही से हो ही नहीं रही है इंटरनल कंट्रोल की, तो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, बाईपास करते हैं प्रोसीजर को।
कंपनी पॉलिसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑल पेमेंट जो कि 5 लाख से ज्यादा है वो 2 अप्रूवल मांगती है, मतलब 2 अप्रूवल उसमें नीडेड है। बट मैनेजमेंट नेवर चेक, मैनेजमेंट ने कभी चेक किया ही नहीं कि ट्रांजेक्शन जो कर हुई है उस पर कभी 2 अप्रूवल ली भी गई है कि नहीं। दिस इज इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग, राइट। देन वी हैव ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं? जैसे कि पासवर्ड रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ऑटोमेटेड अप्रूवल वर्कफ्लो हो गया, सिस्टम जनरेटेड लिमिट्स हो गई, ऑटो मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस हो गया। तो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अब वीक इंटरनल कंट्रोल हो गए, तो सेम एम्प्लॉयज, मतलब एग्जांपल दे रहा है, एक जो एम्प्लॉय है उसके वही जो है मास्टर फाइल में वेंडर्स क्रिएट कर सकता है और पेमेंट भी अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या हो गई? वायलेट। एक एम्प्लॉय के पास वेंडर क्रिएशन का राइट्स होने चाहिए और दूसरा उसको क्या करना चाहिए? पेमेंट अप्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे वीक आईसी है बिकॉज देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। फिर उसके बाद है कंट्रोल ओवर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। लिस्टेड कंपनीज इशू क्वार्टरली रिजल्ट। अब आपको भी पता है कि लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो इशू करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट में मैनिपुलेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स ऑन टेम्पररी बेसिस। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स को टेम्पररी बेसिस पे मैनिपुलेट कर सकती है। वीक रिव्यूज डिटेल्स फेल्स टू डिटेक्ट, और वीक रिव्यूज डिटेल्स होगी तो वो डिटेक्ट करना फेल कर जाते हैं। यानी कि डिटेल्स वीक रिव्यू रहेगा तो दे फेल टू डिटेक्ट द डिटेल्स। ये इसमें था। देन उसके बाद है हाई टर्नओवर रेट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ आर नॉट इफेक्टिव। एक तो हाई टर्नओवर रेट हाई, प्लस जो आपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया हुआ है जैसे अकाउंटिंग के लिए इंटरनल ऑडिटर को या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ को, वो क्या है? इनइफेक्टिव है। उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, उनको काम अच्छे से नहीं आता है। तो व्हाई इज दिस रिस्की? रिस्की क्यों है? फ्रीक्वेंटली स्टाफ चेंजेस क्रिएट। अब स्टाफ चेंज हो गया, मेरी जगह कोई और आया, किसी और की जगह कोई और आया, तो वहां पे कंफ्यूजन होगी। वीक सुपरविजन रहेगा, कंटिन्यूटी की लैक होगी, यानी जो काम मैंने किया था पहले दूसरे वाले को वो पूरा समझाना पड़ेगा और उसके बाद वो कोई नया काम कर पाएगा। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स, और कोई पुराना इंसान था उसको तो कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग थी, अब जैसे कोई नया आएगा तो उसको पहले हमें टाइम देना पड़ेगा अडेप्ट होने में कंट्रोल्स के साथ, सिस्टम्स के साथ, राइट। न्यू और ओल्ड एम्प्लॉय में फेल टू डिटेक्ट फ्रॉड। नए एम्प्लॉय या जो पुराने एम्प्लॉय है वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेक अकाउंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं या इम्प्रॉपरली ऑपरेट द सिस्टम। और ये सस्पिशियस क्यों है? बार बार क्यों जा रहे होगे एम्प्लॉयज, या फिर इनइफेक्टिव स्टाफ क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, और वर्क एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल। और वर्क एनवायरनमेंट क्या है? अनस्टेबल है। दिस में इनडायरेक्टली इंडिकेट फ्रॉड रिस्क। इससे क्या होता है? फ्रॉड रिस्क इनडायरेक्टली इंडिकेट होता है। दिस वाज द पॉइंट। देन वी हैव अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर नॉट इफेक्टिव। ऐसे सिस्टम, अब हम स्पेसिफिकली, ऊपर हमने स्टाफ की इनइफेक्टिवनेस की बात की, नीचे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इनइफेक्टिव है, इंक्लूडिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी यानी कि जो पॉलिसीज हमने डिजाइन की थी उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अगर इम्प्लीमेंट कर भी दिया है तो वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, राइट, मेंटेन्ड नहीं किए जा रहे हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। इनइफेक्टिव अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है कि जो कंपनी का अकाउंटिंग और आईटी सिस्टम है डोंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, वो आधी अधूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। प्रोसेस डेटा वो प्रॉपर्ली नहीं है, रिपोर्ट भी प्रॉपर्ली जनरेट नहीं होती और एक्यूरेसी भी नहीं आती है, राइट। वाई फ्रॉड रिस्क इंक्रीजेस? फ्रॉड इससे कैसे इंक्रीज होगा? इन एक्यूरेट रिपोर्ट है तो फ्रॉड होगा ही होगा। अलाउ अनऑथोराइज चेंजेस, मेगा चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है, अप्रूवल मैट्रिक्स को आपने डिफाइन नहीं कर रखा है। मिस अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को मिस कर देता है। फेल टू मेंटेन ऑडिट ट्रेल्स, किसने कब एंट्री की थी, किस टाइम की थी, किस दिन की थी, वो भी ऑडिट ट्रेल नहीं यहाँ पे मेंटेन हो पा रहे हैं। तो पुअर ईआरपी सिस्टम कैसा होता है कि जहाँ पे हम बैकडेटेड एंट्रीज कर सकते हैं, यूजर रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे नहीं है, या फिर अप्रूवल ट्रैकिंग का सिस्टम वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? इनइफेक्टिव अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो यहाँ पे कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज है, ये डेफिशिएंसीज तो थी जो हमने बात किया कि बैकडेटेड एंट्रीज कर सकते हैं, ये डेफिशिएंसी है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यूजर पे, वो एक डेफिशिएंसी है। और अप्रूवल ट्रैकिंग भी नहीं है, ऑडिट ट्रेल्स नहीं है, ये क्या है, सिस्टम इनएफिशिएंसीज है। तो यहाँ पे क्योंकि अब इतना सारा कुछ प्रेजेंट है तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही जाएगी फ्रॉड कमिट करने की। तो ये यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो जाता है पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट पार्ट जब भी हम लेने वाले हैं उसमें हम एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन की बात करेंगे, राइट। और ये अपने पास लंबा जाने वाला है, शायद 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा या फिर आई ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश इट अप इन 1 पार्ट। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स थे। डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ है ऑपरेशन, एंटिटीज, ऑपरेशन है यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब, ठीक है। ये 240 वाला मैनेजमेंट नहीं है। और कुछ ऐसा लिखवाने का है ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी, इसमें आई थिंक एग्जाम्पल लिखवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को डिफाइन कर चुकी हूँ। स्टिल अगर यू वांट तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार पीछे करके जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ साइड में छोटा छोटा बॉक्स एग्जाम्पल को लेके, वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो इसका मैंने लिखवा ही दिया, यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब है एंटिटीज ऑपरेशन। तो आई होप दिस वाज अ यूजफुल lecture to you, and if you have doubt you can ask me on Telegram channel and even in the comment section of the YouTube box. So have a good day, keep revising this.